तो बेटा अब तक की डिटेल हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तक की तो कवर कर ली, और उसके आगे की कहानी डिस्कस कर ली जाए। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को। कॉम्प्लेक्स डिटेल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करना। क्या छोटा सा चेंज करना? आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब D8 विन्यास आ रहा था तब तक हमने बैक पेयरिंग नहीं कराई थी। लेकिन यहाँ बस वही वाला एक केस स्पेशल याद रखना है कि अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और साथ में हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तब तो हम क्या करेंगे, बैक पेयरिंग करा देंगे। और बैक पेयरिंग कराने के बाद ये जो D के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह से भरे हुए दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? और अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, बैक पेयरिंग नहीं कराएंगे। और अब अगर बैक पेयरिंग नहीं कराओगे तो D8 जो आप नॉर्मल कंडीशन में बोलते हो वो वर्ड बोलने में आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8। यानी D8 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो बैक पेयरिंग होगी नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे और इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। बस इतना याद रखना है आपको। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखनी, हालांकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी उतनी ही अप्लाई होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक मेटल, तो उसमें 3D 4D 5D ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं। सो फॉर 4D एंड 5D सीरीज मेटल, अगर 4D और 5D सीरीज की धातु है, क्या है, मेटल है, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। क्या होगा, प्रत्येक लिगेंड, कोई सा भी लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, प्रत्येक लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। बस इतना सा आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, बाकी का काम आपके लिए क्या है, आसान है। अगर 4D 5D सीरीज की मेटल है तो हर एक लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। एक और चीज जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कॉपर +2 के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। हालांकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है H2, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है कॉपर +2 के साथ। चले, अब कहानी वही है, कोई ज़्यादा भारी भरकम काम करना नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास है NiCl5 3-, इस कॉम्प्लेक्स की डिटेल लिखनी है तो पहला स्टेप आपको याद ही है। क्या है पहला स्टेप, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखो, निकल, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3D8 4s0 4p0, जरूरत पड़ी तो 4D यूज करेंगे, यही था ना। अगला स्टेप क्या था, जो आयन बना रहे हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। यहाँ निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, +2 आएगा, तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या होगा, निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 इलेक्ट्रॉन जो 4s के हैं वो बाहर कर दो, तो ये 3D8 आ जाएगा, 4s0 4p0 4d0 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप, बैक पेयरिंग चेक करना, क्या यहाँ पर बैक पेयरिंग होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में तो बैक पेयरिंग कैसे करा दोगे। अब बैक पेयरिंग अगर नहीं होगी तो जो D8 है वो किस तरह से लिखने में आएगा, याद है ना, 1 2 3 4 5 सारे वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, ये आया D8। आपको कितने रिक्त कक्षकों की जरूरत है, 5। क्यों 5 रिक्त कक्षकों की जरूरत है, सोचो जरा। उपसस्य बंध 5 बनाने हैं ना,
5 रिक्त कक्षक भी लगेंगे। न्यून ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ आ जाओ। कौन कौन से वो 5 कक्षक मिल रहे हैं? एक S मिल रहा है, 3 P मिल रहे हैं, एक D मिल रहा है। तो क्या होगा? sp3d संकरण होगा। क्लियर? अब चलो एक और कहानी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। संकरण याद रखिएगा। संकरण एक तो होता है sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और sp3 संकरण आप क्लास 11 से याद करते आ रहे हो। यहाँ पर जो ज्यामिति मिलती है वो कौन सी मिलती है? चतुष्फलकीय मिलती है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक संकरण आपको dsp2 भी मिलेगा, और जब जब dsp2 संकरण होगा जो ज्यामिति बनेगी वो बनेगी वर्गाकार समतलीय। ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 संकरण संभव होंगे। कौन कौन से 2 संकरण संभव होंगे? एक तो संकरण संभव होगा sp3d, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। और sp3d में जो ज्यामिति बनती है वो कौन सी बनती है? त्रिकोणीय समतलीय बनती है। और एक जो संकरण यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? dsp3। और dsp3 में जो ज्यामिति मिलती है वो मिलती है वर्गाकार पिरामिडीय। तो ये आपको क्या करना? याद रखना है। एक और चीज पूछते हैं बेटा, याद रख लीजिएगा। यहां पर जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है ये वाला कौन सा वाला है? d ऑर्बिटल पूछते हैं एग्जाम में। तो dsp2 संकरण का d कक्षक हमेशा dx2y2 होता है। जब जब ये ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है जो d कक्षक होता है वो dz2 होता है। और जब जब वर्गाकार शब्द आ जाए ना तो समझ जाना कि जो d कक्षक यूज होगा वो dx2y2 होगा। क्लियर? तो ये वो डिटेल है जो आपको क्या करनी है? याद रखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। वापस से लौटते हैं। NiCl5 3- की डिटेल चाहिए थी। सबसे पहले हमने केंद्रीय धातु परमाणु लिखा, हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हमने क्या किया? फिर आयन बनाया। हमने आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर हमने बैक पेयरिंग चेक की और फाइनली हमने संकरण निकाल दिया। संकरण sp3d आने का मतलब ये जो संकुल होगा उसकी ज्यामिति क्या बनेगी? ये ज्यामिति बनेगी त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर मैंने त्रिकोणीय समतलीय लिख दिया बेटा, ये चेंज कर लेना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ज्यामिति क्या बनती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये sp3d था। sp3d में जो ज्यामिति बनती है वो क्या बनती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये बना दी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। अच्छा, इसके अलावा और क्या डिटेल पता चलती है? यहाँ गौर से देखो, बाहर वाला डी काम में आ गया तो बाह्य कक्षक है, अंदर वाला डी काम में आ गया आंतरिक कक्षक है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल ये शब्दावली केवल और केवल अष्टफलकीय संकुलों के काम में लाई गई थी। तो यहाँ पर उसको यूज करने का कोई जरूरत नहीं। आपसे केवल और केवल समन्वय संख्या 6 में वो डिटेल पूछी जाती है। फिलहाल वापस आते हैं। सो हमने संकरण निकाला, संकरण से हमें ज्यामिति आइडिया लग गया कि ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल हैं। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो जो संकुल बनता है वो क्या बनता है? अनुचुंबकीय बनता है। तो ये जो संकुल होगा वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। D8 का केस है, मतलब बैक पेयरिंग के चांसेस बनते हैं उधर पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो D8 में अगर बैक पेयरिंग ना हो तो हाई स्पिन है, और बैक पेयरिंग हो जाए तो लो स्पिन है। यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं हुई तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या हुआ? उच्च चक्रण संकुल हुआ। ये इसकी कंप्लीट डिटेल। कंफ्यूजन में हो, चलो कुछ और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सो क्या हो अगर Cl की जगह साइनाइड हो तो NiCN5 ट्राई नेगेटिव
इस कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वापस से वही कहानी, सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालो, उम्मीद है आप निकाल लेंगे। ये निकल किस में आएगा? +2 में आएगा। पहला स्टेप क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? निकल। परमाणु क्रमांक कितना होता है निकल का? 28 होता है। क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये आता है 3d8 4s2 4p और 4d क्या है? खाली है। अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप, आयन बनाओ। ये बना दिया आयन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए 4s के, तो विन्यास क्या आ गया? 3d8 4s 0 है, 4p 0 है, 4d 0 है। अब d8 में क्या देखो आप? बैक पेयरिंग देखो। d8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल गया, दोनों कॉम्बिनेशन, यानी इधर बैक पेयरिंग आएगी। बैक पेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? उम्मीद है अब तक याद हो गए होंगे। बैक पेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन भर दिए। बाकी ये वैकेंट 4s है, ये वैकेंट 4p है, और ये आपके पास वैकेंट 4d है। आपको कितने रिक्त कक्षकों की जरूरत है? 5। न्यून ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ चलो, 1 2 3 4 5, ये हो गए ना 5। तो आपने एक तो d काम में लिया है, एक s काम में लिया है, और एक p 3p काम में लिए। तो संकरण क्या हुआ? dsp3 संकरण हुआ। dsp3 संकरण में ज्यामिति क्या बनती है? वर्गाकार पिरामिडीय, याद है ना? तो यहाँ पर जो ज्यामिति बनेगी वो वर्गाकार पिरामिडीय बनेगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये जो संकुल है डायामैग्नेटिक होगा, ये संकुल प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए बैक पेयरिंग की वजह से, इसीलिए क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? न्यून चक्रण संकुल होगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। एक और स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है बेटा जो याद रखना है आपको। कौन सा कॉम्प्लेक्स? पेंटाकार्बोनिल आयरन। एक और चीज, जब जब आपको लगे ना धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, आपको जो इलेक्ट्रॉन है s उपकोष के, उसको अंदर वाला जो d उपकोष है ना उसमें शिफ्ट कर लेना है। कैसे? देखो जरा। अब ये धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीकरण अंक तो क्या आएगा? 0 आएगा ना, ऑब्वियस सी बात। सबसे पहला स्टेप आयरन 26, क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3d6 4s2, ये 4p और 4d खाली है। अभी तो शून्य में ही है, इसमें कोई पॉजिटिव ऑक्सीकरण अंक नहीं है, तो आप क्या करोगे? बैक पेयरिंग डायरेक्ट करा दोगे। तो डायरेक्ट क्या चेक करो आप? बैक पेयरिंग। बैक पेयरिंग कैसे चेक करोगे? अब 4s के इलेक्ट्रॉन भी साथ में गिन लो, 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग हो जाएगी। बैक पेयरिंग के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन दरअसल आपने कहाँ मूव कर दिए? इधर। तो ये 3d8 है, ये 4s 0 है, ये 4p 0 है, ये 4d 0 है। d8, ये रहा d8 सबसे। 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बैक पेयरिंग करा दी ना। ये 4s है, ये 4p है। अब इस पे स्टार लगा रखा हमने, स्पेशल है। स्पेशल क्यों है समझना जरा। संकरण तो आ रहा है dsp3, और dsp3 संकरण आ रहा है, तो उस हिसाब से जो हम कंसेप्ट लगाते आ रहे हैं, इसको क्या होना चाहिए? वर्गाकार पिरामिडीय होना चाहिए। ये नहीं होता वर्गाकार पिरामिडीय, ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कब मिलता है कॉम्प्लेक्स? जब कौन सा डी हो? dx2y2, सॉरी dz2। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय के लिए dz2 लगता है,
और वर्गाकार पिरामिडीय के लिए dx²y² कक्षक लगता है। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। इसका मतलब इसका जो डी है वो कोई दूसरा यूज हो रहा होगा। अपवाद है, याद करना है बेटा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल डाटा है, इसको नहीं बदल सकते आप। अपना कंसेप्ट जरूर बदल लो, बट ये नहीं बदलेगा। तो मजबूरी थी, तो ये फिर बताया जाता है कि भले ही DsP3 संकरण क्यों ना हो, उसके बाद भी इसका जो डी कक्षक है वो dz² है, याद रखिएगा। बाकी ये तो आपको दिख ही दे रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य हैं तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इतनी डिटेल तो आप भी निकाल ही लोगे। तो इतनी डिटेल क्या बेटा, आप सारी डिटेल निकाल लोगे अगर आप अब तक ढंग से देखते आए हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते आए हो। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्स हमने खत्म किए। आओ जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स भी डिस्कस कर लें। चलें, अब कुछ बातचीत हो जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स की। वापस से निकल से ही शुरुआत करेंगे। तो एक तो आपके पास कॉम्प्लेक्स है NiCl4 डाइनेगेटिव। फिर एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल, या चलो अभी NiCN4 डाइनेगेटिव ले लेते हैं। और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल। इन तीनों की डिटेल बतानी है आपको। कैसे बताओगे? पहला स्टेप याद होगा ना, निकल क्या कहेगा, 28 होता है एटॉमिक नंबर, 3d8 4s2, ये 4p और ये 4d। अच्छा, इसमें 4d की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फिर भी लिख दिया ऐसे। सेकेंड स्टेप, आयन बनाओगे। आयन क्या बनाओगे? निकल +2। क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे तो ये आ गया 3d8 4s0 4p0 4d0। d8 है तो बैक पेयरिंग चेक करना है। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं आएगी। अब अगर बैक पेयरिंग नहीं आती है तो जो D8 है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे उसमें? याद है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए इधर लास्ट में। बैक पेयरिंग तो हुई नहीं। ये 4s है खाली, ये 4p है खाली। अच्छा, आपको कितने रिक्त कक्षकों की जरूरत है? 4, क्योंकि 4 ऑब्सेसिव बंध बनाने हैं। कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की तरफ देखो, तो एक S काम में आ रहा है, 3 P काम में आ रहे हैं। तो संकरण कौन सा हुआ? sp3 संकरण हुआ। sp3 संकरण में जो ज्यामिति बनती है संकुल की, वो कौन सी बनती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है। तो ये संकुल क्या आएगा? चतुष्फलकीय आएगा। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, और 2 अयुग्मित, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो संकुल क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। इवन तो चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला याद है ना, √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो 2 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा? √8 बोहर मैग्नेटॉन। ये चुंबकीय आघूर्ण है। चलो अगले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। हम बात करते हैं NiCN4 डाइनेगेटिव की। वापस से कहानी तो उधर से ही निकल से स्टार्ट होगी। पहला स्टेप क्या होगा? निकल, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2, ये 4p 4d। अगला स्टेप आयन। तो निकल इसमें किसमें है? +2 में। होप सो ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल लेंगे। अब +2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के उड़ा दो, तो क्या बच गया? ये 3d8 बचा, 4s0 4p0 4d0। अब d8 में आपको चेक क्या करना होता है? बैक पेयरिंग। d8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या? बिल्कुल है। और अगर d8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, 4, 5 में जरूर हो सकती है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मामला है, तो यहां पर बैक पेयरिंग हो जाएगी। D8 ये आपने बैक पेयरिंग करा दी। अब बैक पेयरिंग के बाद आपको कितने रिक्त कक्षकों की जरूरत है? 4, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है, 4 ऑप्शन से ये बंद बनाने हैं। न्यून ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जाओ, तो एक तो डी आपने काम में लिया है, एक एस काम में लिया है, 2 पी काम में लिए, हो गए 4 कक्षक। तो इसमें जो संकरण आने वाला है कॉम्प्लेक्स में वो कौन सा आएगा? DsP2 संकरण आएगा। DsP2 संकरण में जो ज्यामिति आती है संकुल की वो क्या होती है? वर्गाकार समतलीय। तो ये स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय होगा। कोई आपसे पूछ ले कि डी ऑर्बिटल कौन सा होगा? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले लिखा रखा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होने का मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, और ये जो संकुल होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। ये इसकी डिटेल हो गई। अब आते हैं किस पे? टेट्रा कार्बोनिल निकल पे। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल में सबसे पहला काम क्या होगा? निकल लिखोगे। ऑक्सीकरण अंक धातु कार्बोनिल में धातु का कितना है? 0 है। निकल एटॉमिक नंबर 28। क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 3d8 4s2, ये 4p और 4d खाली पड़े हुए हैं। अब धातु 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो 4s के इलेक्ट्रॉन और भेज दो। 4s के इलेक्ट्रॉन आप भेज दोगे तो निकल 28 में ये तो आपको 3d10 दिखेगा, 4s 4p 4d आपको खाली दिखाई देंगे। D10 है तो बैक पेयरिंग क्या चेक करोगे? ये तो पूरा भरा हुआ है। ये लो भाई, D10 पूरा भरा हुआ है। 4s ये रहा खाली, 4p ये है खाली। आपको 4 रिक्त कक्षक चाहिए थे तो एक s ले लो, 3p ले लो। संकरण क्या आएगा? sp3। sp3 में संकुल कैसा होता है? चतुष्फलकीय। तो ये चतुष्फलकीय संकुल बनेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। तो ये संकुल क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर? अब एक और स्पेशल केस बचा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और इतने केस हमारे लिए काफी होंगे। चलो हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स की डिटेल में। आखिरी कॉम्प्लेक्स जो हमें डिस्कस करना है कौन सा? टेट्रा। स्टार लगा लेना बेटा इस कॉम्प्लेक्स पे, 2-2, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक है, एक एक डिटेल याद रखना। स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? पहला स्टेप, कॉपर +2 में मिलेगा, ऑक्सीकरण अंक तो आप निकाल ही लोगे। कॉपर 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1, ये 4p 4d खाली है। सेकेंड स्टेप, आयन बनाया। आयन बनाने में आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, ये क्या बचा? 3d9 4s0 4p0 4d0। स्टेप थर्ड, अब आपको बैक पेयरिंग तो इसमें चेक करना नहीं क्योंकि D9 है। अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते तो आपका जो आंसर आता संकरण में वो क्या आता? सोचो जरा। D9 यही होता है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना था ना, बैक पेयरिंग का कोई मामला है भी नहीं, तो sp3 संकरण होना चाहिए था ना। और अगर इसका संकरण में sp3 कर देता हूं तो यहाँ पे मामला गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वापस से एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक डाटा जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल डाटा क्या है? ये चतुष्फलकीय होते ही नहीं, ये संकुल वर्गाकार समतलीय होता है। और वर्गाकार समतलीय संकुल तभी हो सकता है जब उसमें आप dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल काम में लो संकरण में, वरना वो वर्गाकार समतलीय तो कैसे होगा? तो मजबूरी है कि आपको dx स्क्वायर वाई स्क्वायर काम में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉलिंग ने एक सजेशन दिया है बेटा, मेरा किया कराया कुछ भी नहीं है, ये पॉलिंग ने कराया है। उन्होंने क्या किया?
बोले एक काम करो 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में शिफ्ट कर दो, सॉरी 4D में कर दिया 4p में, ये सजेशन दिया, मैंने नहीं दिया है, किसने दिया है, पॉलिंग ने। सो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का केस बना है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के बाद कंडीशन किस तरह की दिखाई दे रही है, कॉपर +2 की, डी में तो 8 हो गए, 4s 0 है और 4p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब D8 आपको ये रहेगा इस तरह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग वाला मामला, ये याद रखना बेटा, आपको स्पेशल केस है ना, ये D8 है, ये 4s और ये 4p। आपको 4 रिक्त कक्षक चाहिए थे, अब यहाँ से गिन लो, और यहाँ से रिक्त कक्षक गिनोगे तो संकरण आ जाएगा DsP2, और DsP2 आ जाएगा तो आप सिद्ध कर दोगे कि भैया अब ये वर्गाकार समतलीय हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें dx² y² ऑर्बिटल यूज कर लिया। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, कितना है, 1 है। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जो संकुल होता है वो क्या होता, अनुचुंबकीय होता है, तो ये संकुल भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। हालांकि एक डिटेल पे मैं जाना नहीं चाहता, अदरवाइज एक और साइंटिस्ट आए हैं और उन साइंटिस्ट ने इसमें और करेक्शन कर दिया, और करेक्शन करने के बाद जो संकरण दिया गया है वो sp2d दिया है, तो याद रखना ये मोर करेक्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं dsp2 सही माने या sp2d सही माने तो sp2d ज़्यादा सही है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। NCERT ये यहाँ पे आके रुक गई है dsp2 पे, तो हम भी इतनी मानेंगे, क्यों फालतू में माथा पच्ची करें, सीधी सी बात तो यही है। अब इलेक्ट्रॉन प्रमोशन के केस कहाँ कहाँ बनते हैं, याद होगा आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D7 कॉन्फ़िगरेशन में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तब हमने इलेक्ट्रॉन प्रमोशन किया था। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया था, इलेक्ट्रॉन हमने n-1d से उठाया था और कहां शिफ्ट किया था, n-d में। अगला इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का केस कहां है, अगला इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का केस कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 में देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कब, जब कॉन्फ़िगरेशन D9 हो और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये अभी वाला केस। कैसा इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है इस केस में, इस केस में भी हम n-1d का इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर रहे हैं, बट d में नहीं कर रहे हैं, p में कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन किस में हो रहा है, p में। तो ये कहानी टेट्राइमीन की भी। चलो एक दो एग्जांपल हम 4d-5d सीरीज की मेटल के भी ले लेते हैं, अक्सर वो कॉम्प्लेक्स भी तो पूछते हैं, तो कम से कम हमें याद रहेंगे। देखें जरा, अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, NiCl4 डाई नेगेटिव। क्या संकरण आया था इसका, sp3 आया था, और sp3 के साथ ये क्या था, चतुष्फलकीय संकुल था, ठीक। इतना तो हम डिस्कस कर चुके। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हो अगर मैं पैलेडियम लेके आ जाऊं तो, या फिर मैं प्लेटिनम लेके आ जाऊं तो ध्यान देना, निकल पैलेडियम प्लेटिनम एक ही फैमिली के मेंबर है। निकल 3D सीरीज का एलिमेंट है, पैलेडियम और प्लेटिनम 4D सीरीज के एलिमेंट हैं। जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं या जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, प्लेटिनम 5D सीरीज में, पैलेडियम 4D सीरीज में, 4D 5D सीरीज के एलिमेंट के साथ हर एक लिगेंड, चाहे वो बिग फील्ड ही क्यों ना हो, किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। पहली बात ये याद रखना, क्या याद रखना, 4D 5D सीरीज की मेटल जैसे कि पैलेडियम और प्लेटिनम, इनके साथ वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर है। अगली चीज अब जो आपको याद रखनी है, अगर निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो उससे मिलता जुलता कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम +2 में भी आएगा, उससे मिलता जुलता प्लेटिनम +2 में भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं।
हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप में थोड़े अलग भागते हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। जैसे मुझे डिटेल निकालनी थी किसकी, पैलेडियम कॉम्प्लेक्स की, PdCl4 डाई नेगेटिव की। कैसे आएगी? सबसे पहले तो पैलेडियम, अगर निकल 3D8 है तो उससे मिलता जुलता आना चाहिए था, 4D8 होना चाहिए था, बट आप अच्छी तरह से जानते हैं एक्सेप्शन में आता है 4D10 5S0 5P0 ये आता है। अब आयन बनाओगे तो पैलेडियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो क्या रह गया D8 5S0 5P0। क्या बैक पेयरिंग होगी? D8 है, 4D सीरीज की मेटल है, तो लेकिन भले ही V को स्ट्रॉन्ग मान के चलें हम, तो स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे तो बिल्कुल बैक पेयरिंग का केस बनेगा। बैक पेयरिंग में D8 कैसे लिखा जाता है? ये कुछ इस तरह से ही लिखते हो ना, एक D कक्षक इस परिस्थिति में आपको रिक्त मिलता है, ये S है और ये P है। अब संकरण, तो संकरण कैसे आएगा? न्यूनतम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जाओ, DsP2 संकरण आएगा, और DsP2 संकरण में ये संकुल क्या बनेगा? वर्गाकार समतलीय बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्लियर है? बाकी और डिटेल आपको दिख ही रही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। आइए बात करते हैं प्लेटिनम के बारे में। PtCl4 डाई नेगेटिव, इसकी डिटेल कैसे निकालोगे? तो भाई सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो 5D9 6S1 होता है, 6P और 6D इसमें आपको खाली मिलते हैं। फिर आप क्या करोगे? पहला स्टेप था ये। दूसरा स्टेप प्लेटिनम +2 आयन बनाओगे, एक इधर से एक इधर से। तो देखो कितना आसान है पहचानना। आप तो ये सोचो, अगर निकल +2 3D8 था तो पैलेडियम +2 4D8 आया, और प्लेटिनम +2 क्या आया? 5D8। कोई भारी भरकम काम नहीं है बेटा, कोई पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल भी याद नहीं रखनी। हाँ, एक ग्रुप के जो मेंबर हैं वो जरूर याद होने चाहिए, और उसका शॉर्टकट भी आपको बता रखा था, याद होगा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे दोस्त। खैर 5D8, ये 6S0 है, ये 6P0 है, ये 6D0 है, और ऑब्वियस सी बात है ये 5D सीरीज की मेटल है, D8 है, लिगेंड की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई ये तो बैक पेयरिंग का केस बन ही जाएगा। क्लियर? अब अगर ये वाकई में बैक पेयरिंग का केस बन रहा है, ये हो गई बैक पेयरिंग, ठीक है। अब देखो जरा संकरण क्या आएगा? रिक्त कक्षक, न्यून ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जाओ, एक बार वापस से DsP2 संकरण आ गया। DsP2 संकरण में जो ज्यामिति बनती है वो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनती है, तो ये वर्गाकार समतलीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ये संकुल क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। और इसी के साथ कॉम्प्लेक्स की डिटेल समाप्त होती है। चलिए, कॉम्प्लेक्स डिटेल की तो हमने बात कर ली। अब ये कॉम्प्लेक्स डिटेल कहाँ से आई है? उसमें मैंने 2 थ्योरी है जो मिक्स की हैं। एक तो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक है CFT। दोनों को मिक्स करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स की डिटेल हमें मिलती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत, आपने क्लास 11th में ये पोर्शन पढ़ा होगा। अच्छे खासे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये बातचीत हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में की होगी क्लास 11th में। फिलहाल अब देखें जरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स के लिए क्या कहती है।
आपको बस नॉर्मल याद रखना है, बाकी हम अप्लाई तो सब कुछ पहले से ही कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, चलो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है? पहला पॉइंट कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करता है, निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और निश्चित संख्या में ये इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बनेगा, धनायन में परिवर्तित हो जाएगा, और सेंट्रल मेटल आयन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो ये थ्योरी कहती है वो क्या कहती है कि भाई त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये संख्या दरअसल क्या है, ये सेंट्रल मेटल आयन की संयोजकता कहलाती है। सेंट्रल मेटल आयन की संयोजकता है। अब क्या होगा, अगला लिगेंड आएगा। जो लिगेंड होगा उसका काम क्या है, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर देकर उप सह संयोजी यौगिक का निर्माण करना चाहता है। मतलब अब लिगेंड का रोल स्टार्ट हो गया भाई, आयन बन गया तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लुईस क्षार की तरह काम करेगा, और अब क्या होगा, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर देगा और क्या बनाएगा, उससे सहयोगी यौगिक बनाने की कोशिश करेगा। अगला पोस्टुलेट क्या है, लिगेंड के जो लोन पेयर आएंगे वो कहाँ रखोगे, उसको रखने के लिए समान ऊर्जा के कक्षक भी तो चाहिए। सो लिगेंड के लोन पेयर रखने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन के पास आवश्यक संख्या में, जितनी जरूरत है उतने, है ना, आवश्यक संख्या में क्या होना चाहिए, समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक होने चाहिए। अब समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक क्यों, क्योंकि लोन पेयर लोगे, लोन पेयर बोले तो दो इलेक्ट्रॉन कैसे रखोगे, रिक्त कक्षक में ही रखोगे, तो समान ऊर्जा के रिक्त कक्षक होने चाहिए। और सेंट्रल मेटल आयन में ये रिक्त कक्षक कैसे मिलेंगे, संकरण के द्वारा। तो अगला पॉइंट क्या आता है, सेंट्रल मेटल आयन के पास ये जो रिक्त कक्षक हैं वो कैसे उपलब्ध होते हैं, संकरण के द्वारा उपलब्ध होते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के पास ये रिक्त कक्षक मिलेंगे जरूर, वो संकरण के द्वारा मिलेंगे। अब फाइनली क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन के संकृत कक्षकों में लोन पेयर देकर लिगेंड क्या करते हैं, संकुल निर्माण कर लेते हैं। और इसके बाद वो डिटेल, वो जो आपको पता है कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो जो ज्यामिति होती है वो रेखीय होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में जो ज्यामिति होती है वो कौन सी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। और संकरण भी मुझे लगता है आप सबको याद होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जो संकरण आता है वो कौन सा आता है, sp, 3 में क्या आता है, sp2, 4, 5, 6 के बारे में हमने बात कर ही दी है। सो ये वो डिटेल है जिसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बातचीत की है। अब इस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी जिनको दूर करने के लिए CFT आई। क्या लिमिटेशन थी
जैसे हमने क्या किया, बैक पेयरिंग कराई है, हमने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये थ्योरी ऐसा कुछ नहीं कहती। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिगेंड की सामर्थ्य के बारे में कोई बातचीत नहीं करती कि कौन सा लिगेंड प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों हो रही है, बैक पेयरिंग क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देती, संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझाता कि आखिर इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग क्यों हो रही है। बैक पेयरिंग के अलावा संकुलों में कलर क्यों आ रहे हैं। ज्यादातर संकुल जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, तो आखिर ये संकुल रंगीन क्यों दिखाई दे रहे हैं, इनमें कलर क्यों आ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका स्पष्टीकरण नहीं देती। ढेरों ड्रॉबैक हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन क्यों हुआ है, क्यों हमने 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में भेज दिया, याद करो, हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड आयन में, टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट में भी 3D का इलेक्ट्रॉन हमने 4P में भेजा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन क्यों होता है, इसका कोई स्पष्टीकरण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, क्या क्या आपके नोट्स में होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सीमाएं, लिमिटेशन। क्या क्या दिक्कतें थी। पहली दिक्कत, ये लिगेंड की सामर्थ्य नहीं बताती, कौन सा प्रबल कौन सा दुर्बल। ये थ्योरी ये नहीं बताती, अगला पॉइंट क्या आएगा, ये थ्योरी ये नहीं बताती कि आंतरिक कक्षक संकुल कैसे बनते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कैसे बनते हैं। और अगला पॉइंट क्या आएगा, ये थ्योरी ये नहीं बताती कि न्यून चक्रण संकुल कैसे बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल कैसे बनते हैं। और क्या पॉइंट आएगा बेटा, ये थ्योरी आपको ये स्पष्टीकरण भी नहीं देती कि आखिर संकुल रंगीन कैसे होते हैं, वो रंग क्यों दर्शाते हैं। ढेरों फैक्ट हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन ये थ्योरी नहीं बताती, आखिर इलेक्ट्रॉन प्रमोट कैसे होते हैं। ये इसकी लिमिटेशन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ड्रॉबैक क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी देनी पड़ी, जिसे हम CFT के नाम से जानते हैं। अगली थ्योरी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, CFT। CFT बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। अगर हिंदी में आप बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोल सकते हैं ना। इसका हिंदी नाम भी मैं लिख ही देता हूं, क्या है ये, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है समझिए जरा। ये थ्योरी कहती है कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, केंद्रीय धातु आयन, और जो लिगेंड है, उनके बीच कोई सहसंयोजी बंध नहीं है, ये पूरी तरह से आयनिक बंध है, जहां पर केंद्रीय धातु आयन क्या धनावेश की तरह काम कर रहा है, और जो लिगेंड है वो क्या कर रहा है, वो ऋणावेश की तरह काम कर रहा है। तो धन और ऋण के बीच आकर्षण का मामला है, बाकी कुछ नहीं है। अब अगर लिगेंड ना हो, केवल और केवल हम केंद्रीय धातु आयन को ही देखें, तो उसमें जो डी कक्षक हैं, डी उपकोष के जो कक्षक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और डी उपकोष के सारे कक्षक समान ऊर्जा स्तर पे होंगे, यानी समभ्रंश। एक विलगित गैसीय धातु परमाणु, विलगित का मतलब और कोई आसपास नहीं है, किसी और का असर उस पर नहीं आ रहा है। एक विलगित गैसीय धातु परमाणु या फिर विलगित गैसीय धातु आयन में क्या होता है, डी उपकोष समभ्रंश होता है। समभ्रंश बोले तो डी उपकोष के सभी जो कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा पे होते हैं। अब लिगेंड चला आ रहा दूर से, जब लिगेंड काफी दूर हो, जब आप सममित क्षेत्र आरोपित करें, सममित क्षेत्र का मतलब हर दिशा से एक जैसा ऋण आवेश आ रहा है, उस केस में क्या होता है, पांचों डी कक्षक में रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसको हर दिशा से एक जैसा प्रतिकर्षण लगता है। तो सममित क्षेत्र आरोपित करने पर विलगित गैसीय परमाणु या आयन में जो 5 डी कक्षक थे समभ्रंश ही रखेंगे, क्योंकि सब जगह से सब कक्षकों पे एक जैसा प्रतिकर्षण लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, रहेंगे समभ्रंश, लेकिन ऊर्जा पहले से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव क्षेत्र और ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, समान समान आवेश। वैसे तो धन और ऋण का आकर्षण है, वो आकर्षण ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक हल्का सा प्रतिकर्षण भी साथ में देखा जा रहा है। वो प्रतिकर्षण किसके बीच में है, डी में इलेक्ट्रॉन है और बाहर से जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है लिगेंड की वजह से, उसके बीच में। ये प्रतिकर्षण अगर सममित क्षेत्र है तो एक जैसा है,
लेकिन लिगैंड जब नजदीक आते हैं तो उनके द्वारा जो आरोपित क्षेत्र होता है वो सममित नहीं होता, यानी वो सारी दिशाओं से एक जैसा नहीं लगता, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा लगता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। किसी दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कम लगता है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि अष्टफलकीय संकुल है तो 6 लिगेंड आएंगे। कहां से आएंगे 6 लिगेंड? वो 6 लिगेंड आएंगे अक्षीय स्थिति पर, एक्स वाई जेड पर। समझे कैसे? अब सपोज ये आपकी अष्टफलकीय ज्यामिति है, ये अष्टफल, तो लिगेंड ऐसे ही आएंगे ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर इधर। तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, चलो ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, तो लिगेंड अक्ष पे आएंगे। अब लिगेंड जब अक्ष पे आएंगे तो अक्षीय डिकक्षक, यानी ऐसे डिकक्षक जिनके लोग अक्ष पे ही मिलते हैं। किसके मिलते हैं? एक तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, उसके 4 लोग होते हैं, चारों एक्स और वाई अक्ष पे मिलते हैं। और किसके? डी जेड स्क्वायर के, उसके लोग ज्यादातर आपको जेड अक्ष पे मिलेंगे। सो जो अक्षीय डिकक्षक हैं उनके साथ लिगेंड का जो नेगेटिव है उसकी डिस्टेंस कम रहती है, दूरी कम रहती है, क्योंकि लिगेंड भी अक्ष पे आ रहा और वो लोग तो पहले से ही अक्ष पे लेके बैठा है। अक्षीय कक्षक, डिस्टेंस कम होती है, दूरी कम होती है। दूरी कम होगी तो क्या होगा? प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी कक्षकों की। ऊर्जा ज्यादा होगी तो क्या होगा? स्थायित्व तो कम रह जाएगा। और जो निरक्षीय डी कक्षक हैं जैसे डी एक्स वाई, अब डी एक्स वाई के लोग कहाँ मिलेंगे? एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे। तो डी एक्स वाई का लोग तो एक्स और वाई के बीच में है, लिगेंड आ रहा है अक्ष पे, लोब अक्ष के बीच में है, लिगेंड अक्ष पे आ रहा है, दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो क्या हुआ? प्रतिकर्षण कम है। प्रतिकर्षण कम है तो ऊर्जा क्या है? कम है। ऊर्जा कम है तो स्थायित्व तो ज्यादा है। फिर से सुनो मैंने क्या क्या कहा। जो CFT है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि भाई धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध है वो 100% आयनिक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो केंद्रीय धातु आयन है वो धनावेश है, जो लिगेंड है वो ऋणावेश है और धन और ऋण के बीच आकर्षण लग रहा है। तीसरी बात ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर केंद्रीय धातु आयन में देखोगे जब लिगेंड नहीं था तो उसके डी उपकोष के 5 डी कक्षक समान ऊर्जा पे थे, समभ्रंश थे। चौथी बात, अगर आपने बाहर से क्षेत्र आरोपित किया, सममित क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो सब तरफ से एक जैसा प्रतिकर्षण लगाएगा डी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के लिए, उस केस में क्या होगा? 5 डी कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी ये समभ्रंश ही रहेंगे, अभी भी ये 5 कक्षक समान ऊर्जा स्तर पे ही रहेंगे। लेकिन अगर लिगेंड आए तो लिगेंड के थ्रू, लिगेंड जब नजदीक आते हैं तो जो क्षेत्र आरोपित होता है वो कौन सा होता है? असममित क्षेत्र। असममित क्षेत्र का मतलब दिशा पे डिपेंड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कम है। तो अब ये सी बात है, अब जो डी उपकोष के कक्षक हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे हैं वहां पे कुछ के लिए तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, कुछ के लिए प्रतिकर्षण कम होगा। जिनका प्रतिकर्षण ज्यादा लग रहा होगा वो कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पे आ जाएंगे, जिनके प्रतिकर्षण कम लग रहा है वो कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाएंगे। विपाटन हो जाएगा। पहले समभ्रंश थे, एक ऊर्जा स्तर पे थे, अब ऊपर नीचे हो गए, विपाटन हो गया। क्लियर? ये विपाटन का पैटर्न जो है, ये स्प्लिटिंग जो आपको मिलती है, ये डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड आ रहे हैं और लिगेंड की अप्रोच क्या है। वो चतुष्फलकीय रूप में आ रहे हैं कि वर्गाकार समतलीय रूप में आ रहे हैं कि अष्टफलकीय रूप में आ रहे हैं, किस तरह से लिगेंड आएंगे। तो अष्टफलकीय संकुलों का विपाटन आपको अलग प्रकार का दिखाई देगा, चतुष्फलकीय संकुलों का विपाटन आपको अलग प्रकार का दिखाई देगा, वर्गाकार समतलीय संकुलों का विपाटन आपको अलग प्रकार का दिखाई देगा। तो बेटा अब तक जो थ्योरी मैंने आपको समझाई उसी थ्योरी को मैंने यहाँ पर शब्दों में लिख दिया है, तो आपके लिए नोट्स का भी काम करेंगे। सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के मध्य बंध क्या है? पूर्णतः आयनिक होता है। सेंट्रल मेटल आयन बिंदु धनावेश की तरह, लिगेंड बिंदु ऋणावेश की तरह व्यवहार करता है। सब वही बातें हैं जो हमने कुछ देर पहले क्या की हैं, डिस्कस की हैं। क्लियर? ये आपके लिए नोट्स का काम हो गया। चलिए अब एक एक करके हम अष्टफलकीय
चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को देखते हैं। बेटा इससे पहले कि मैं आपको अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बताऊं, कुछ जरूरी जानकारी आपके लिए। बेटा ड्यूब कोर्स में कक्षक होते हैं 5। नाम क्या उनके dxy, dyz, dxz और dx² y² dz²। इनमें से जो dxy, dyz और dxz है, इन्हें तो हम बोलते हैं निरक्षीय डी कक्षक, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। निरक्षीय का मतलब क्या हुआ? जो अक्ष पे ना हो, यानी ये वो डी कक्षक हैं जिनके जो लोब हैं वो अक्ष पे नहीं मिलते, अक्षों के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। जैसे dxy, dxy के पास 4 लोब हैं। आप देखो ये चारों के चारों लोब कहाँ मिलेंगे आपको? x और y अक्ष के बीच में मिलेंगे। कितने पे? 45 डिग्री के एंगल पे। यानी ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक है। ठीक इसी प्रकार dyz में जो आपको लोब मिलेंगे वो y और z अक्ष के बीच में मिलेंगे 45 डिग्री के एंगल पर। dxz में जो आपको लोब मिलेंगे वो भी अक्षों के बीच में मिलेंगे। कौन से दो अक्ष? x और z के बीच में 45 डिग्री के एंगल पर। इसीलिए तो इन तीनों को एक साथ क्या कहा गया? निरक्षीय डी कक्षक, क्योंकि इनके लोब अक्ष पे है ही नहीं, तो ये निरक्षीय डी कक्षक हुए। अब यहां देखो dx² y² और dz², इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? अक्षीय कक्षक। क्यों? एक्सियल ऑर्बिटल इसलिए हैं ये क्योंकि dx² y² के लिए जो इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है, इसके जो 4 लोब मिलते हैं वो x और y अक्ष पर मिलते हैं, ना कि अक्षों के बीच में। ठीक इसी प्रकार dz² में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है ज्यादातर तो z अक्ष पे होता है, बाकी xy अक्ष पे एक रिंग आपको मिलती है, वहां पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बिटवीन एक्सिस नहीं, अक्षों के बीच में नहीं है। सो dx² y² dz² ये अक्षीय हो गए और बचे हुए 3 क्या हुए? निरक्षीय। ये कुछ जरूरी जानकारी इससे पहले कि हम अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन देखें बेटा, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफलकीय संकुल इसी तरह के होते हैं ना, 4 लिगेंड इधर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे इधर होता है। समझे? पहले केंद्रीय धातु आयन था, लिगेंड दूर दूर तक नहीं थे, तो उसमें 5 डी कक्षक समान ऊर्जा स्तर पे थे, संभ्रंश थे। फिर क्या हुआ? लिगेंड का आना स्टार्ट हुआ, लेकिन लिगेंड अभी भी काफी दूर है, तो क्षेत्र सममित आरोपित किया गया। सममित क्षेत्र में क्या हुआ? हर तरफ हर दिशा से केंद्रीय धातु आयन में जो डी कक्षक थे वहां पर एक जैसा प्रतिकर्षण लग रहा था, वो समान ऊर्जा पे रहे, संभ्रंश रहे, लेकिन चूंकि प्रतिकर्षण लग रहा था इसलिए ओवरऑल ऊर्जा 5 कक्षकों की थोड़ी सी ज्यादा हो गई, थोड़े से हायर लेवल पे आ गए। अब लिगेंड नजदीक आए अष्टफलकीय रूप में, तो ये अष्टफलकीय असममित क्षेत्र हुआ। अष्टफलकीय असममित क्षेत्र में लिगेंड अक्ष पे आ रहे हैं, तो जो अक्षीय डी कक्षक होंगे dx² y² dz², जिनके लोब अक्ष पर हैं और लिगेंड अक्ष पर है, उनके बीच की डिस्टेंस कम रहेगी। डिस्टेंस कम रहेगी, प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो ये जो अक्षीय डी कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर पे आ जाएंगे। देखें जरा, हमने लिगेंड के द्वारा अष्टफलकीय असममित क्षेत्र लगाया और अक्षीय डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पे चले गए। क्यों? लिगेंड भी अक्ष पे आ रहा था, इनके लोब भी अक्ष पे थे, डिस्टेंस कम थी, प्रतिकर्षण ज्यादा लगा, उच्च ऊर्जा पे आ गए। और जो निरक्षीय डी कक्षक हैं वो तो अक्षों के बीच में है, लिगेंड अक्ष पे आ रहा है और निरक्षीय कक्षक का लोब बीच में जा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम है, प्रतिकर्षण कम है तो ऊर्जा कम है, ये निम्न ऊर्जा पे रह गए। जो निरक्षीय 3 कक्षों का समूह जो कि कम ऊर्जा पे रह गया उसे बोला जाता है T2G, और अक्षीय 2 कक्षों का समूह जो उच्च ऊर्जा स्तर पे चला गया उसे हम बोलते हैं EG। T2G और EG के बीच का जो गैप है उसको हम डेल O बोलेंगे। ओ यहाँ पे क्या किस लिए लिखा? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, क्योंकि ये अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है इसलिए डेल O लिख दिया। बीच का जो मीडियन एनर्जी लेवल है इसे बोला जाता है बैरी सेंटर। ऊर्जा, उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या रिलेशन है? तो इस मीडियन लेवल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाले कक्षक की ऊर्जा क्या आएगी? 3/5 ऑफ डेल O आएगी, और नीचे वाले की क्या आएगी? ये आएगी 2/5 डेल O। क्लियर? ये ओवरऑल अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का तरीका जो कि सामने दिखाई दे रहा है।
देखें जरा कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। क्या सीखा हमने अभी तक? वापस से आपको याद दिला दूं कि पहले ये जो डी कक्षक थे समभ्रंश थे, समान ऊर्जा पे थे, फिर हमने क्या किया है, अष्टफलकीय क्षेत्र लगा दिया। अष्टफलकीय क्षेत्र लगाने से क्या हुआ, इनमें विपाटन हुआ है, जिसे अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हमने नाम दिया है। ऊपर दो कक्षक शिफ्ट हो गए हैं, कौन, ईजी, नाम कौन से थे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, और नीचे तीन कक्षक शिफ्ट हो गए हैं, नाम क्या थे, t2g, dxy dyz dxz, और इनके बीच का मीडियन एनर्जी लेवल वेरी सेंटर था। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो डेल ओ है, और यहाँ जो कक्षक की ऊर्जा है वो कितनी है, प्लस में 3/5 डेल ओ, और इधर माइनस में 2/5 डेल ओ। ये कहानी चल रही है। यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसे दो नाम दिए गए, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण की ऊर्जा। एक इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। आप जो भी बोलना चाहें दोनों ही चलेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा वैसे ज्यादा काम में आने वाला वर्ड, बस इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। सो अगर मैं मान लूं कि T2g में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, N1 है, और Eg में इलेक्ट्रॉन N2 हैं, तो क्या करो, जो -2/5 है उसको मल्टीप्लाई करो N1 से, और जो प्लस का 3/5 है उसको मल्टीप्लाई करो N2 से, और ऑब्वियस सी बात है डेल ओ इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो। ये होती है CFSE। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला है। वैसे कुछ लोग इसको पूरा सॉल्व करके लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय N1, और प्लस का कितना 0.6 मल्टीप्लाई बाय N2, और डेल ओ क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये CFSE है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़े टाइम के बाद, हम गणनाएं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मैं आपको वापस से बता दूं, इसमें N1 क्या है, N1 है T2g में कुल इलेक्ट्रॉन, और N2 क्या है, N2 है Eg में कुल इलेक्ट्रॉन। तो T2g के इलेक्ट्रॉन, Eg के इलेक्ट्रॉन, उसके भाव पे ये सारी कहानी है। अब समझना भाई, होगा ये कि 3 इलेक्ट्रॉन भरने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक अलग उपकोष मान लो, ये एक अलग उपकोष मान लो, अगर ये ऊर्जा अंतर कम हुआ तो इन दोनों को मिला के हम एक उपकोष मानेंगे, बैक पेयरिंग नहीं होगी, याद करो। अगर ये ऊर्जा अंतर कम हुआ तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, ये ऊर्जा अंतर ज्यादा हुआ तो बैक पेयरिंग होगी। वो जो कहानी हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, अब वो उसका एक्सप्लेनेशन आता है। धीरे धीरे दिमाग में ये बात क्लियर होगी, सुनते जाओ ध्यान से। भाई ये 3 समान ऊर्जा स्तर पे हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन भरो, कोई समस्या नहीं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसी कोई कहानी आएगी नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो भी दिक्कत नहीं, तीसरे में भी दिक्कत नहीं। दिक्कत होगी D4 के लिए कि चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके इधर पेयरिंग में आएगा। तो एक और शब्द आपको जानना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, युग्मन ऊर्जा। क्या है युग्मन ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में अगर आपको लाना है डी उपकोष के अंदर, तो आपको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है उधर, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा आपको देनी पड़े वो पेयरिंग एनर्जी। सो एक कक्षक में, या हम बोल सकते हैं अर्ध पूरित कक्षक में, आधा भरा हुआ कक्षक है, इलेक्ट्रॉन को युग्मन में लाने के लिए दी गई ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा
एक अर्धपूरित कक्षक है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन को युग्मन में लाना चाहते हैं। युग्मन में लाने के लिए जो आप न्यूनतम ऊर्जा दोगे, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही दरअसल क्या बोला जाएगा, पेयरिंग एनर्जी बोला जाएगा, युग्मन ऊर्जा बोला जाएगा। अब इसमें दो केस यहां पर बनते हैं, समझना क्या है वो दो केस। चलो इधर ही लिख लेते हैं वो दो केस। केस वन, केस वन में क्या होगा, मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, D4 विन्यास के लिए। दोनों के दोनों केस किसके लिए देख रहा हूं कि अगर D4 विन्यास हुआ तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, इसके लिए सारी बातचीत है। केस वन, केस वन में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो P की वैल्यू है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू है, वो ज्यादा है किससे, डेल O से। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप भर चुके, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पेयरिंग में रखते हैं तो आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऊपर भेजते हैं, ईजी में भेजते हैं, तो ये डेल ओ क्रॉस करना उसको, और डेल ओ कम है। अगर ये केस हुआ पी की वैल्यू ज्यादा है, युग्मन ऊर्जा की वैल्यू ज्यादा है, डेल ओ की वैल्यू कम है, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को नीचे बैक पेयरिंग में रखना आपके लिए भारी पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाला पाथ चूज करेगा, ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, ईजी में जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगर ईजी में जाएगा, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, तो ये कोई बैक पेयरिंग का केस नहीं बन पाएगा। क्लियर। अब वापस से इसके केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में मैं क्या ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका रिवर्स केस हो जाए कि पेयरिंग एनर्जी तो कम है, डेल ओ ज्यादा है। क्या मतलब हुआ इसको, भाई फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां पेयरिंग में ला रहे हो तो ऊर्जा कम लग रही है, पेयरिंग एनर्जी कम, लेकिन अगर इसको यहां भेज रहे हो तो ये जो डेल ओ है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ईजी में शिफ्ट करने के लिए ऊर्जा ज्यादा लग रही है। इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ चूज करेगा, न्यून ऊर्जा का पाथ चूज करेगा, कम ऊर्जा का पाथ चूज करेगा। कम ऊर्जा कहां लगेगी, पेयरिंग में। सो यहां पर क्या होने वाला है, इस केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, T2G में जाएगा और बैक पेयरिंग हो जाएगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के T2G में जाने का मतलब क्या हुआ, ये बैक पेयरिंग का केस बनेगा। क्लियर। सो यहाँ एक हल्का इंट्रोडक्शन लिया, इसी थ्योरी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आगे के कुछ टाइम में। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।